हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण 2 जून 2020 को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होंगी उन सबको कवर किया जाएगा, खास तौर पर एडिटोरियल पेज को। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। किसी के लिए इतना भी अवेलेबल मत रहो कि आपकी गिनती फालतू में होने लगे। यानी आप इतने भी फ्री मत रहिए कि लोग कहें कि इसको कुछ काम ही नहीं है। आप अपना समय, अगर आपके पास समय बचता है, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आपके पास समय बचता है तो आप उसको रिवीजन के तौर पर लगा सकते हैं। ज़्यादा समय बच रहा है तो एक सेट पेपर सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप मैथ, रीजनिंग इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी आप अपना जितना भी आपका समय बचता है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आप रिवीजन, प्रैक्टिस, सेट पेपर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि ये ना लगे कि आप बिल्कुल फालतू बैठे हुए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पेज है हमारा नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में तीन हेडलाइंस है हमारे लिए। पहली हेडलाइंस है किसानों उद्यमियों को मिला बड़ा सहारा। जिस तरीके से 14 खरीफ फसलों का एमएसपी यानी कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया गया है, उस न्यूज़ को इस पूरे हेडलाइन में कवर करेंगे। दूसरा है कोरोना से अब तक 1.90 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं भारत में और 5,513 लोगों की मौत हो गई है। और कोरोना ने ली संगीतकार साजिद वाजिद की जोड़ी में वाजिद खान की जान। तो सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देखते हैं। किसानों उद्यमियों को मिला बड़ा सहारा। देश भर में कोरोना संकट से जूझ रहे अन्नदाताओं की कमाई बढ़ाने और उनकी रोजी रोटी का भरपूर इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दर्जन भर से ज्यादा खरीफ फसलों को बढ़े समर्थन मूल्य की सौगात दी है। दूसरी तरफ लचर इकोनॉमी को राहत देने के लिए पिछले 3 महीने में सरकार जिस 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, उसमें से एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषित कई पैकेजों पर भी सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगा दी गई है। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को भी लॉकडाउन के बाद कारोबार वापस शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक के कर्ज की मंजूरी दी है। किसानों के लिए जहां 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाया गया है, वहीं एनपीए में तब्दील हो चुकी 2 लाख एमएसएमई को उबारने के लिए 20,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई की नई परिभाषा पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके अलावा अच्छा प्रदर्शन कर रही एमएसएमई को और मजबूत बनाने के लिए 50,000 करोड़ के फंड ऑफ फंड्स को भी स्वीकृति दी गई है। इसमें कैबिनेट के अन्य जो फैसले लिए गए हैं वो पॉइंट्स के तौर पर दिए गए हैं, उसे देख लेते हैं। एनपीए में तब्दील हो चुकी 2 लाख एमएसएमई कंपनियों को उबारने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। एमएसएमई की बदली परिभाषा, अब 250 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियां इस दायरे में होंगी। अच्छा प्रदर्शन कर रही एमएसएमई को और मजबूती के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स, रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपए तक कर्ज की योजना को मंजूरी दी गई है। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कोरोना से 1.90 लाख से ज्यादा संक्रमित और 5,513 लोगों की मौत। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु में संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 1.90 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। सोमवार को करीब 4,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। 7,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए तो दिल्ली में भी करीब 1,000 नए केस मिले हैं, जो रविवार को मिले करीब 1,300 मामलों से कम थे।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को 7,512 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,92,174 हो गई है। लेकिन सक्रिय केस 91,790 हैं और अब तक 94,880 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस महामारी से अब तक 5,513 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को भी 190 लोगों की जान गई है। नेक्स्ट है, कोरोना ने ली संगीतकार वाजिद की जान। बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार वाजिद खान का सोमवार सुबह कोरोना वायरस से निधन हो गया। वाजिद खान के निधन की खबर से संगीत और फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। महज 42 वर्ष की उम्र में वाजिद दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उनकी रुखसियत के साथ संगीतकार साजिद वाजिद की जोड़ी भी टूट गई है। तो ये नेशनल न्यूज़ की तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़, नेशनल पेज की तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में भी तीन न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, व्हाइट हाउस तक पहुंची अमेरिकी हिंसा की आग। एक अश्वेत व्यक्ति के पुलिस की हिरासत में मौत होने के बाद यह मामला काफ़ी उछला है और हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति को उनके व्हाइट हाउस में बने बंकर में शरण लेनी पड़ी थी। दूसरी न्यूज़ है, वायरस काबू में नहीं फिर भी खुल गए बाजार, चहल पहल बढ़ी। भारत ही नहीं और भी देशों में अब बाजार पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं और वहां पर चहलकदमी भी बढ़ी है, लेकिन कोरोना वायरस अभी भी काबू में नहीं है। तीसरी न्यूज़ है, भारतवंशी विवेक बने जनरल एटॉमिक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव और ये बने हैं कैलिफोर्निया के। पहली न्यूज़ देख लेते हैं। व्हाइट हाउस तक पहुंची अमेरिकी हिंसा की आग। पुलिस हिरासत में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद लगातार 6 रातों से झुलस रहे अमेरिका में हालात और बेकाबू हो गए हैं। तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी से शहर दहल रहे हैं। 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा की आग व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी है। उग्र भीड़ ने इमारतों पर फहरा रहे अमेरिकी राष्ट्रीय ध्वज को आग के हवाले कर दिया। बाद में सड़कों पर पेड़ गिराकर आवागमन बाधित कर दिया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हिंसा फैलाने के आरोप में देश भर में 4,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश भर में हिंसक घटनाओं में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों सुरक्षा अधिकारी घायल हो चुके हैं। हिंसा से नाराज राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी राज्यों के गवर्नरों को जमकर फटकार लगाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने इस बात से इनकार किया है कि अमेरिकी पुलिस ने नस्लवाद जड़ों तक घुसा हुआ है। हालांकि कुछ बुरे लोगों के चलते पुलिस पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, वायरस काबू में नहीं फिर भी खुल गए बाजार, चहलकदमी बढ़ी। भले ही दुनिया में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है, लेकिन विश्व के कई देशों ने प्रतिबंधों में ढील देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में सोमवार से कई क्षेत्रों में कामकाज शुरू हो गया है। थाईलैंड में सोमवार से सिनेमा, जिम और मसाज पार्लर को शुरू करने का निर्देश दिया गया है। फिलीपींस में तो लॉकडाउन से छूट के बाद सोमवार को राजधानी मनीला में जाम के हालात उत्पन्न हो गए। संक्रमण से बचने के लिए लोगों ने अपनी कारों में सफर करना बेहतर समझा, जिसके चलते सड़कें जाम रहीं। हालांकि थाईलैंड में कक्षाएं अगले 2 सप्ताह तक नहीं खुलेंगी। वहीं सैलून को 1 सप्ताह बाद खोला जाएगा। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रहे हैं मामले, 2,964 और संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में ब्राजील में 16,409 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह वहां संक्रमित मरीजों की संख्या 5,14,992 हो गई है। साथ ही देश में एक दिन में 408 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल तादाद 29,341 हो गई है। उधर कोरोना के कहर से जूझ रहे ब्राजील को अमेरिका ने मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 20 लाख डोज भेजी है। तो ये सेकंड नंबर की न्यूज़ थी। अब तीसरी न्यूज़ है हमारी, भारतवंशी विवेक बने जनरल एटॉमिक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव।
भारतीय मूल के विवेक लाल को कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच बड़े रक्षा समझौते में 50 वर्षीय लाल की अहम भूमिका रही है। विवेक ने अप्रैल में एरोस्पेस क्षेत्र की नामी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के एरोनॉटिक्स स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय लाल ने परिवार के साथ समय बिताने के लिए कंपनी छोड़ने की बात कही थी। तो ये इंटरनेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में घरेलू कंपनियों को मिलेगी तरजीह। खरीदारी में घरेलू कंपनियों को तवज्जो देंगी पीएसयू। और 2 दशक बाद मूडीज ने घटाई भारत की रेटिंग। देखिए, ऊपर की 2 न्यू जो हेडलाइंस हैं वो अब भारत यानी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की सरकार की पूरी योजना है। तो पहली हेडलाइंस को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद में घरेलू कंपनियों को मिलेगी तरजीह। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए घोषित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना में सरकार घरेलू कंपनियों को तरजीह देगी। इस योजना के तहत सरकार अगले 5 साल में 40,951 करोड़ रुपए इंसेंटिव के रूप में देगी। इंसेंटिव का आधार वर्ष 2019-20 होगा। मोबाइल फोन व अन्य विशेष प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के निर्माण पर पीएलआई का लाभ मिलेगा। गत मार्च में आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए कई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इस योजना की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को पीएलआई का लाभ देने के लिए 4 साल में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। लेकिन मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां अगर भारतीय हैं तो उसे 4 साल में 200 करोड़ रुपए का निवेश पर पीएलआई का लाभ मिलेगा। जिस कंपनी का मालिक भारत का रहने वाला होगा और कंपनी में 50% से अधिक हिस्सेदारी के साथ उसका मालिकाना हक होगा, उसे ही घरेलू कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। पीएलआई का लाभ देने के लिए इंक्रीमेंटल निवेश और इंक्रीमेंटल बिक्री 2 प्रकार की शर्तों को आधार बनाया गया है। इसके तहत 4 साल में 200 करोड़ निवेश वाली घरेलू कंपनियों को 5 साल में 5000 करोड़ रुपए की बिक्री करनी होगी। 4 साल में 1000 करोड़ रुपए निवेश करने वाली कंपनियों को 5 साल में 25,000 करोड़ की बिक्री करनी होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, खरीदारी में घरेलू कंपनियों को तवज्जो देंगी पीएसयू। देश की सार्वजनिक कंपनियां अपनी खरीदारी में घरेलू कंपनियों को तवज्जो देंगी। सभी पीएसयू कंपनियां जल्द ही उन सभी उत्पादों की सूची जारी करेंगी जिनकी खरीदारी वे सिर्फ घरेलू कंपनियों से करेंगी। मेक इन इंडिया और खासकर घरेलू एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए पीएसयू की तरफ से यह कदम उठाया जा रहा है। राहत पैकेज की घोषणा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि 200 करोड़ रुपए तक की खरीदारी के टेंडर में विदेशी कंपनियां भाग नहीं ले पाएंगी। हाल ही में एक औद्योगिक संगठन के कार्यक्रम में पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने बताया कि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए पीएसयू सभी बड़ी खरीदारी घरेलू रूट से करेंगी ताकि घरेलू कंपनियों को इसका लाभ मिल सके। तीसरी न्यूज़ है, 2 दशक बाद मूडीज ने घटाई भारत की रेटिंग्स। देश की आर्थिक मोर्चे पर एक के बाद एक झटका लग रहा है। 3 दिन पहले जीडीपी के आंकड़ों में इकोनॉमी को चिंताजनक तस्वीर सामने आई थी। अब दुनिया की प्रमुख रेटिंग एजेंसी ने 2 दशकों से ज्यादा समय बाद भारत की रेटिंग घटा दी है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की तरफ से सोमवार को बताया गया कि उसने भारत की विदेशी मुद्रा व स्थानीय मुद्रा के संदर्भ में रेटिंग BAA2 से घटाकर BAA3 कर दी है। रेटिंग घटने के साथ ही मूडीज ने भारतीय इकोनॉमी पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी दी है जिसमें सरकार की आर्थिक सुधार नीतियों के पालन को लेकर असहमति जताते हुए यह आशंका जताई है कि भारत की राजकोषीय स्थिति बहुत संतोषप्रद नहीं है और यह लंबे समय के लिए भारी कर्ज में फंसने की तरफ बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रेटिंग का वैश्विक निवेशक समुदाय में महत्व है और किसी देश पर इनकी रिपोर्ट के आधार पर निवेश संबंधी फैसले के लिए जाते हैं।
तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल है हमारे लिए। पहला आर्टिकल है श्रम कानूनों में सुधार की दिशा। यदि हमें उद्योग को श्रम का अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है तो श्रम की उत्पादकता बढ़ानी होगी, और इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ भरत झुंझुनवाला ने। दूसरा आर्टिकल है ऑनलाइन पढ़ाई से बदलता शैक्षणिक ढांचा। ऑनलाइन शिक्षा भले ही आदर्श ना हो, पर उससे भी शिक्षा के स्वरूप को सकारात्मक दिशा तो दी जा सकती है। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है प्रोफेसर और कुलपति रहे गिरीश्वर मिश्र द्वारा। तीसरा आर्टिकल है कैबिनेट के फैसले। जिस तरीके मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का दूसरा कार्यकाल है, उसमें कैबिनेट फैसले ले रही है, उस फैसले के महत्व क्या है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। तो हम सबसे पहले अपने पहला आर्टिकल देख लेते हैं, श्रम कानूनों में सुधार की दिशा। कोरोना संकट के बीच कई राज्यों ने श्रम कानूनों को नरम करने अथवा उन्हें कुछ समय के लिए स्थगित करने के कदम उठाए हैं, लेकिन केवल ऐसे ही कदमों से ना तो निवेश आएगा और ना ही रोजगार सृजित होंगे। निवेश के लिए बुनियादी संरचना, कानून व्यवस्था, बाजार में मांग, आयात की स्थिति पर भी विचार करना होता है। केवल श्रम सुधार सफल नहीं होंगे। स्वीडन में श्रम कानून सख्त होने के बावजूद रोजगार सृजित हो रहे हैं, जबकि कनाडा में श्रम कानून नरम किए जाने के बाद भी वहां रोजगार में गिरावट आ रही है। जैसे मंडी में क्रेता और विक्रेता के बीच सौदा होता है, उसी प्रकार श्रम बाजार में श्रमिक और उद्यमी के बीच सौदा होता है। इस सौदे के आधार पर श्रमिक के वेतन निर्धारित होते हैं। यदि मंडी में आलू की सप्लाई अधिक हो और खरीदने वाले कम हो तो आलू के दाम गिर जाते हैं। इसी प्रकार जब अर्थव्यवस्था में श्रम की सप्लाई अधिक हो और मांग कम हो तो वेतन कम हो जाता है। अपने देश में श्रम की अपार सप्लाई है और अर्थव्यवस्था कमजोर है, इसलिए वेतन में गिरावट के आसार हैं। यदि सरकार कानून बनाकर इस गिरावट को रोकना चाहती है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यदि व्यापारी तय कर लें कि 50 रुपये प्रति किलो से नीचे आलू नहीं बेचेंगे तो बड़ी मात्रा में आलू बिकने से रह जाएगा। इसी प्रकार यदि सरकार वेतन को कृत्रिम रूप से ऊंचे स्तर पर लाती है तो उद्यमी श्रमिक के स्थान पर मशीन का उपयोग करेंगे और श्रम की मांग कम हो जाएगी और श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। ये बात इसमें स्पष्ट तौर पर समझाई गई है इस आर्टिकल में कि अगर देखिए किसी फैक्ट्री के पास, जैसे इस समय अगर लॉकडाउन का उदाहरण लें तो इस समय फैक्ट्रियों में काम ठप पड़ा हुआ है और लेबर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है 10 लेबर के स्थान, जिस कंपनी को 10 लेबर की ज़रूरत होती थी वो अब 2 ही लेबर का इस्तेमाल करेगी, और अगर 4 का करेगी भी तो उनके वेतन में कटौती करेगी और बाकी जो 6 हैं वो बेरोजगार हो गए। लेकिन अगर यही फैक्ट्री का उत्पादन पहले की तरीके चल रहा होता और वस्तुओं की मांग होती तो उत्पादन भी ज़्यादा होता। अब अगर उत्पादन ज़्यादा करना है तो या तो मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी या फिर श्रमिकों की, और ऐसे में क्या होता है, जब उत्पादन की मांग ज़्यादा होती है, उत्पादन ज़्यादा करना होता है तो श्रमिक की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है, और जब ज़्यादा श्रमिक की आवश्यकता होती है तो उनको उनके हिसाब से अधिक वेतन दिया जाता है ताकि वो आकर काम करें। लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है, इसीलिए श्रम कानूनों में सुधार की बात की जा रही है कि जो श्रमिक अब बेरोजगार हो गए हैं या फिर जिनकी नौकरियों पर तलवार लटक रही है, उनमें एक ऐसा मानक तय किया जाए कि इससे कम पर वेतन अब नहीं दिया जाएगा और उन्हें नौकरी से भी नहीं निकाला जाएगा। जिस तरीके से कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अब नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर हो, रिटेल सेक्टर हो, मॉल्स हो, इन सब में निश्चित तौर पर नौकरियां जानी तय है। ऑटो सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इन सब में छटनी होनी तय है क्योंकि उत्पादन प्रभावित हुआ है। अब पहले की तरह कर्मचारियों की संख्या नहीं रहेगी, उन्हें कम किया जाएगा। यह चिंता सही है कि यदि श्रम कानूनों का उपयोग वेतन को कृत्रिम रूप से ऊंचा बनाए रखने के लिए किया जा रहा हो तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन श्रम कानून के दो पहलू हैं। एक पक्ष
श्रमिक की उत्पादकता का है, दूसरा पक्ष वेतन और सुरक्षा का है। यदि श्रम को मशीन का सामना करना है तो उसे अपनी उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। यह मिल मालिक को तय करना है कि वह चीनी के बोरे सिलने के लिए श्रम का उपयोग करेगा या ऑटोमेटिक मशीन का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश में एक श्रमिक 6,414 अमेरिकी डॉलर का उत्पादन करता है, जबकि चीन 16,698 डॉलर का उत्पादन करता है। अब देखिए कितना बड़ा अंतर है। यदि हर श्रम की उत्पादकता बढ़ाते हैं तो उद्यमी के लिए श्रम का उपयोग करना लाभप्रद हो जाएगा। सरकार को वैसे आर्थिक नीतियां भी लागू करनी चाहिए जिसमें रोजगार सृजित हो। फिलहाल सभी बड़ी कंपनियों को एनर्जी ऑडिट करना पड़ता है। उन्हें सत्यापित कराना पड़ता है कि उन्होंने उचित मात्रा में ही ऊर्जा का उपयोग किया है। सरकार को शिक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी शिक्षा का मूल चरित्र सरकारी नौकरी पाना है। सरकार को चाहिए कि शिक्षा की दिशा इंटरनेट आधारित सूचना की ओर मोड़े, जिससे हमारे युवा को अनुवाद, वीडियो बनाने इत्यादि कार्यों में दक्षता हासिल हो और वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी रोजगार हासिल कर सकें। नेक्स्ट है आर्टिकल कि ऑनलाइन पढ़ाई से बदलता शैक्षणिक ढांचा। महामारी के चलते सभी शैक्षणिक संस्थाएं अचानक बंद कर दी गई थीं ताकि कोरोना संक्रमण के बचाव हो सके। इसके बाद तमाम संस्थाओं के अध्ययन के लिए इंटरनेट की सहायता से गूगल मीट, जूम आदि का उपयोग करते हुए छात्रों को उनके घर पर अध्यापन कार्य को चलाने का सराहनीय प्रयास किया गया। तमाम कठिनाइयों के बावजूद लोग इस माध्यम से कार्य कर पा रहे हैं। इस बीच वेबिनार भी खूब हो रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा आदर्श नहीं कही जा सकती है, पर उसके उपयोग को एक अवसर के रूप में ग्रहण करना मजबूरी हो सकती है और दिशा दे सकती है। वस्तुतः ऑनलाइन शिक्षा वैकल्पिक और पूरक दोनों ही भूमिकाओं में है। इन पर कार्य का आरंभ कई साल पहले हुआ था। इनमें कुछ उपाय तो एक तरफा सूचना उपलब्ध कराते हैं, पर बहुत ऐसे हैं जो उपयोग कर रहे छात्रों को सक्रिय भागीदारी का अवसर देते हैं। निसंदेह अध्यापक के व्यवहार, हाव भाव और सामाजिक अंतःक्रिया भी छात्र छात्राओं को सीखने के जो अवसर देते हैं उस तक पहुंच पाना संभव नहीं है। परंतु अध्यापक के साथ होने वाली कठिनाइयां, जैसे उसकी अनुपलब्धता या उसका कार्यस्थल से अनुपस्थित होना, कक्षा के लिए ठीक तरह से तैयारी ना करना है। समर्थ उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए ई आचार, साक्षात, ई विद्वान जैसी सुविधाएं उच्च शिक्षा का परिदृश्य बदल रही हैं। शोध शुद्धि साहित्यिक चोरी की जांच करने वाला सॉफ्टवेयर है जो विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराया जा रहा है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के पुस्तकों को प्राप्त करना सरल हो गया है। ऐसे ही नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी द्वारा सभी अकादमिक परीक्षाओं का प्रमाणीकरण का कार्य आरंभ हुआ है। इन सुविधाओं को अंग्रेजी, हिंदी के साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराना और निरंतर अद्यतन करते रहना जरूरी है। चूंकि ऑनलाइन शिक्षा को लेकर मौजूदा मानव संसाधन विकास मंत्री विशेष रूप से गंभीर हैं, इसलिए आशा की जाती है कि शिक्षा की काया पलट में इस पहल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। नेक्स्ट है कैबिनेट के फैसले। अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा करने के बाद मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए जो अनेक फैसले किए गए हैं, उनकी महत्ता इससे स्थापित होती है कि उनके बारे में जानकारी देने का काम 3 केंद्रीय मंत्रियों ने किया है। इस जानकारी के अनुसार एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित करने के साथ ही उद्योगों को वित्तीय संबल प्रदान करने के लिए कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे फैसलों से उद्योग जगत के बीच आशा का संचार होना ही चाहिए, लेकिन आज की आवश्यकता यह है कि हालात वास्तव में बदले और वह भी तेजी से। अच्छा होता कि एमएसएमई की परिभाषा बदलने जैसे काम तभी कर लिए जाते जब इसे लेकर मांग की जा रही थी, इसकी जरूरत भी जताई जा रही थी। जरूरी नीतिगत फैसलों के लिए संकट की घड़ी का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है।
कोरोना संकट के बीच केंद्रीय सत्ता ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी मांग एक अरसे से की जा रही थी। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फैसले वक्त की जरूरत के हिसाब से किए जाएं और उन्हें बेवजह टाला ना जाए। तो अब ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है भारत में क्रिकेट बहाली की तैयारी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी भारत के शीर्ष खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग कैंप की तैयारी कर रही है। हालांकि यह कैंप कितने दिन में शुरू होगा इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। धूमल ने कहा कि भारत में घरेलू हवाई सेवा एक सप्ताह पहले शुरू हो चुकी है। हम हवाई यात्रा की समीक्षा करेंगे और ऐसे स्थान पर ही ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे जो हमें खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिहाज से 100% सुरक्षित लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि खिलाड़ियों को अलग अलग राज्यों से आना है। ऐसे में जब तक हालात पूरी तरह सुरक्षित नहीं होंगे तब तक उन्हें अपने यहाँ ही अभ्यास करने के लिए कहा गया है। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है किसानों उद्यमियों को मिला बड़ा सहारा। 14 खरीफ फसलों का एमएसपी यानी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाया गया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषित कई योजनाओं पर मुहर लगा दी गई है। 10,000 रुपए तक के रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। दूसरा पॉइंट है भारतीय मूल के विवेक लाल को कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है। थर्ड पॉइंट है भारत में कोरोना से 1.90 यानी 1,90,000 से ज्यादा संक्रमित हुए हैं और 5,513 लोगों की मौत हुई है। 2 दशक बाद मूडीज ने भारत की रेटिंग Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। तो ये आज का यानी 2 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।